बेटा पाने की इच्छा में कपिल ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दी। पहली पत्नी से 3 बेटियां थीं। इस सदमे में आकर उसकी पत्नी रमा ने पहले अपनी तीनों बेटियों को जहर दिया और फिर उसके बाद खुद भी खा लिया और आत्महत्या कर ली। कपिल के घर में 4 अर्थियां पड़ी थी, पर इसके बाद भी कपिल दूसरी पत्नी के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। लंदन में ही उसका बेटा पैदा हुआ। बेटे के जन्म पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटे के जन्म की खुशी में उसने बड़ी बड़ी पार्टियां की थी। बेटा जब जवान हुआ तो ख़तरनाक गैंगस्टर बन गया। लंदन की गवर्नमेंट काफ़ी समय से उसको ढूंढ रही थी और उसको पकड़ने की कीमत $10 मिलियन रखी थी। बात का विश्वास था कपिल को कि मेरा बेटा पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रकम थी और बेटा ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं छुपा पाएगा। कपिल ने अपने जीवन में जिस चीज़ की इच्छा की थी, वही इच्छा उसके लिए अब एक दंड बन गई थी। कपिल सब कुछ छोड़कर 30 साल बाद अपने देश वापस आया तो वह उस घर को देखना चाहता था जहां रमा के साथ गुजरी ज़िंदगी की उसकी यादें थीं। कम आय थी, लेकिन कम से कम सुकून तो था। कपिल जब उस घर तक पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर लोगों की लंबी कतार थी। पूछा तो पता चला कि राशन बँट रहा है। कपिल हैरान था कि घर में कौन है जो गरीबों का मसीहा बना है। घर के अंदर चुपके से झांक कर देखा तो दंग रह गया। रमा से कपिल की शादी बड़े अजीब हालात में हुई थी। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में कपिल ने कभी सोचा ही नहीं था, ना ही कपिल ने उसे देखा था। कपिल तो अपने दोस्त मोहन से मिलने उसके गांव गया था। कपिल मोहन को नाराज़ नहीं कर सकता था। मोहन के पड़ोस में एक शादी थी जहां पर दुल्हन वाले बारात का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। लोग बहुत खुश थे। दुल्हन के पिता मोहन के पास आए। उनका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र जी ने मोहन से कहा कि बेटा, आज मेरी बेटी की विदाई है। मुझे पता चला तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं, तुम उन्हें भी यहीं ले आना, वे यहीं पर खाना खा लेंगे। मोहन उनको इनकार करने लगा कि आप परेशान न हो, तो राजेंद्र जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस जैसे मैंने कह दिया तुम कहना मानो। तुम अपने दोस्त को लेकर आ रहे हो बस। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है अंकल, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी आज्ञा, हम लोग आएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजेंद्र जी तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए वहाँ से चले गए। आज वे बहुत खुश थे। उनके जाने के बाद कपिल ने मोहन से पूछा कि ये कौन है, और मोहन ने कपिल को बताया कि ये रिटायर्ड मास्टर जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। रमा उनकी इकलौती बेटी है। उसके अलावा उनके कोई और बेटा भी नहीं, ना बेटी। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैं इनके अंदर के दर्द को समझता हूँ। बेटी के चले जाने के बाद ये घर में अकेले रह जाएंगे। इनकी पत्नी भी कई साल पहले गुजर गई थी। उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है। तुम्हें वहाँ जाने में कोई आपत्ति तो नहीं? मोहन ने कपिल से पूछा तो कपिल ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, यार आपत्ति किस बात की? किसी के स्नेह को ऐसे तो नहीं ठुकराना चाहिए। लगभग 2 बजे का समय था और कपिल अपने दोस्त मोहन के साथ उसके ड्राइंग रूम में ही बैठा था। ढोल के बजने की आवाज़ आई। लोग खुशी से झूम रहे थे। बारात आ गई, बारात आ गई। बारातियों का खूब अच्छा स्वागत किया गया। यद्यपि राजेंद्र जी बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, वह अकेले ही सारे मेहमानों और बारातियों को देख रहे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, लेकिन फिर भी मोहन और कपिल को नहीं भूले थे। उन्होंने एक लड़के को ये जिम्मेदारी दी थी कि बारात जब आ जाए तो मोहन और उसके दोस्त कपिल को खाने के लिए बुला लेना। अभी बारात आई ही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन एकाएक सब कुछ बदल कर रह गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पता नहीं खुशी के इस मौके पर किसकी नज़र लगी। जो लोग खुशी से नाच रहे थे, अचानक सब रुक गया। शादी में आए लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हुआ। एक तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई कि दूल्हे को हार्ट अटैक आया है। वो रोकर कह रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ। किसी ने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, हम एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं कर सकते। फिर उसी गाड़ी में जिसमें दूल्हा सज धज कर आया था, उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। खुशी का ये समा अचानक शोक में बदल गया। दूल्हे की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बेहोश होने के बाद औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी थी, जिसके कारण से उनका चेहरा जख्मी हुआ। दूल्हे की डेड बॉडी को जब उसके गांव में लाया गया तो एक कोहराम मच गया। हर तरफ चीखों और रोने की आवाज़ें थीं।
उसके पिता अस्पताल में थे। रात तक उस लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कपिल और उसका दोस्त मोहन इस दुख भरी घड़ी में खुद को ना रोक सके और वह भी दूल्हे के गांव पहुंचे। ये एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। उस लड़के के दोस्त से मोहन को पता चला कि ये पहली बार अटैक हुआ था। इससे पहले इसे कभी अटैक नहीं हुआ, ना ही ये किसी बीमारी में था। मोहन राजेंद्र जी को बहुत दिलासे दे रहा था, पर वह बिल्कुल मौन थे। इस समय उन पर क्या गुजर रही होगी, कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। बड़ी ही मुश्किल से उनकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और अब वो लड़का इस दुनिया से चल बसा। दुल्हन के गांव से अधिकतर लोग दूल्हे के गांव पहुंचे थे। दूल्हे की अर्थी उठने के बाद, क्रियाक्रम पूरे होने के बाद देर रात तक सभी अपने घरों को लौट आए थे, बल्कि राजेंद्र जी के घर पर ही सब लौट कर आए थे। उन्हें तसल्ली दे रहे थे। वह अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके चारों तरफ कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे। सब उन्हें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनका दुख किसी तरह हल्का नहीं होने वाला था। अंदर उनकी बेटी सदमे में बैठी थी। राजेंद्र जी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपनी बेटी के पास जाएं। वह उसे क्या कहकर समझाएंगे, क्या कहकर उसका दुख कम करने की कोशिश करेंगे। उनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वह यूं ही लुट जाते और उन्हें इस बात का कोई फ़र्क ना पड़ता। उन्होंने तो अपनी बेटी के बचपन से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू किया था और अब उन्होंने जितना भी कुछ था अपनी बेटी की शादी पर लगा दिया था। हालांकि उन्हें बहुत से रिश्ते मिले थे, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा लड़का था जिसे खोने का गम उनके दिल को कचोट रहा था। मोहन और कपिल भी वहीं चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। इस घटना ने कपिल के दिल को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। वह तो बड़े अच्छे मूड से अपने दोस्त से मिलने आया था। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में उसे एक ऐसा दुख देखना पड़ेगा जो दुख उसका अपना तो नहीं था, लेकिन यह दुख इतना बड़ा था कि दूसरे का होते हुए भी उसका खुद का मन बहुत दुखी था। देर रात तक दोनों दोस्त जागते रहे और राजेंद्र जी और उनकी बेटी के बारे में ही बातें करते रहे। अगली सुबह कपिल अपने घर जाने को तैयार था। मोहन उसको रोक रहा था, लेकिन कपिल ने कहा कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। उसके बाद वह दोनों बाइक पर सवार हुए। मोहन उसको स्टेशन छोड़ने जा रहा था। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तो मोहन ने कपिल से कहा, यार मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम नाराज़ ना हो। कपिल ने कहा, बोलो क्या बात है। कहने लगा, यार राजेंद्र अंकल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। बेटी का दहेज इकट्ठा करने में जितने जतन उन्होंने किए ये मैं जानता हूँ। पिछले 5 साल से वो बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थे। उनको अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वह खुद बीमार रहने लगे हैं। इसीलिए बेटी की शादी जल्दी करना चाह रहे थे और उनकी बेटी भी लाखों में एक है, और अब शादी के दिन ये घटना हो गई। मेरे दिल को किसी तरह चैन नहीं आ रहा। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं राजेंद्र अंकल की इस मामले में कैसे सहायता कर सकता हूँ। उनकी सहायता का तो बस एक ही तरीका है कि उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जो उनकी बेटी का हमसफ़र बने। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी बेटी रमा से शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें जीवन में ऊपर वाला इस काम का बहुत बड़ा बदला देगा। अचानक अपने दोस्त की यह बात सुनकर कपिल हैरान रह गया। फिर उसने मोहन से कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन राजेंद्र जी तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, इसीलिए यह कर्तव्य तो तुम्हारा बैठता है कि मुश्किल की इस घड़ी में उनके काम आओ। तुम ही क्यों रमा से शादी नहीं कर लेते। तो मोहन कहने लगा, अगर ये संभव होता तो मैं ये सब तुमसे ना कहता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सगाई हो चुकी है और अब कुछ महीनों बाद पिताजी मेरी शादी करने की सोच रहे हैं, इसीलिए मैं मजबूर हूँ, वरना मैं उससे शादी कर लेता। वह बहुत अच्छी लड़की है, मैं बचपन से उसको जानता हूँ। कपिल ने कहा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता, हाँ, लेकिन मैं घर पहुँचकर अपने माता पिता से बात करूँगा, और अगर मुझे मेरे घर वालों की तरफ से अनुमति मिल गई तो मैं फिर यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए कपिल बस में सवार हो गया, जबकि उसने अभी तक रमा को देखा भी नहीं था कि वह दिखने में कैसी है। कपिल उसके बारे में वही जानता था बस जो उसके दोस्त ने उसे बताया। उसे अपने दोस्त की बात पर भरोसा था कि वह अच्छी लड़की होगी। मोहन ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगा। घर वापस आया तो उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके पिता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, जब से तुम अपने दोस्त के गांव से वापस आए हो काफ़ी उदास हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। कपिल ने अपने पिता को सारी घटना बताई।
यह सुनकर उसके पिता को भी बहुत दुख हुआ। फिर कपिल ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे दोस्त मोहन ने मुझे सलाह दी है कि मैं राजेंद्र जी की उस बेटी से शादी कर लूं, लेकिन मैं आप लोगों की अनुमति के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, अपने दिल की बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इस शादी से खुश होगे? तो कपिल ने हाँ में सिर हिलाया। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, उसे भी इस बात पर आपत्ति नहीं होगी, और फिर हम कल ही राजेंद्र जी के घर जाएंगे। पिताजी ने जब कपिल की माँ से बात की तो उसकी माँ हैरान हुई और अजीब बातें कहने लगीं। कपिल की माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और छोटी सोच रखने वाली औरत थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए, शादी के दिन ही उस लड़के की मौत हो गई, जबकि वह अच्छा खासा था। हमारा भी तो इकलौता बेटा ही है। तो कपिल के पिता ने कहा कि ऐसी बातें ना करो, ये सब भाग्य के खेल होते हैं। अपनी सोच को ऊंचा रखो, मौत को तो एक ना एक दिन सभी को आना है। उस बेचारी की मौत उस घड़ी में लिखी थी जिस दिन उसकी शादी थी। हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। सोचो ज़रा, उस लड़के के माता पिता पर क्या गुजरी होगी, और उस बेटी पर क्या गुजरी होगी जो दुल्हन बनी बैठी ही रह गई। कपिल के पिता ने उसकी माँ को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया, लेकिन कपिल ही यह सच्चाई जानता था कि उसकी माँ दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की के साथ नहीं करना चाहती थी जिसका होने वाला पति शादी के दिन ही मर गया हो। लेकिन कपिल ने अपनी माँ को समझाया। फिर वह राजेंद्र जी के घर गए और उनसे उनकी बेटी रमा का हाथ कपिल के लिए मांगा। मोहन ने भी राजेंद्र जी को विश्वास दिलाया कि कपिल बहुत अच्छा लड़का है और हम बचपन से ही एक साथ पढ़ते आ रहे हैं। आप चाहे तो इसके बारे में शहर जाकर और पूछताछ कर लीजिए, ये हमेशा आपकी बेटी को खुश रखेगा। रमा मेरी भी तो बहन है, और मैं एक भाई होने के नाते इस बात का विश्वास रखता हूँ कि रमा को कपिल के साथ कोई परेशानी नहीं होगी। राजेंद्र जी को मोहन पर बहुत भरोसा था, क्योंकि मोहन एक बहुत समझदार और अच्छा लड़का था। उसी की बात को नज़र में रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी रमा का बड़ी सादगी के साथ कपिल के साथ विवाह कर दिया। रमा कपिल की बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। कपिल की सोच से भी ज़्यादा अच्छी थी। वह एक बहुत सेवा करने वाली पत्नी और बहू थी। वह जितना ख्याल कपिल का रखती, उससे भी ज़्यादा उसके माता पिता को खुश रखने की कोशिश करती। कपिल अक्सर उसे मना करता था कि इतनी मेरी सेवा ना किया करो, क्योंकि जब भी कपिल घर में आता तो वह उसके स्वागत के लिए पहले ही दरवाजे पर खड़ी मिलती। वह कपिल के पांव दबाती। उसकी आज्ञाकारी होने पर कपिल भी हैरान था। यह उसके संस्कार थे जो उसके माता पिता ने उसको दिए थे। उसके 1 साल बाद कपिल एक बेटी का पिता बना, जिसका नाम कपिल ने सारा रखा। वह अपने नाम की तरह बहुत सुंदर थी। कपिल काफ़ी समय से बाहर विदेश में एक नौकरी की तलाश में था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था। वह अपना व्यवसाय करना चाहता था। उसके पिता एक कपड़े की मिल में काम करते थे और इस मिल के मालिक के साथ अब उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता थी। कपिल के पिता ने ही उसको सलाह दी कि कपड़े का बिजनेस करो। उधार पर काफ़ी कपड़ा उसके पिता ने दिलवा दिया। लगभग 25 से 30 लाख का कपड़ा था और 3 साल के अंदर कपिल को वह पैसे लौटाने थे। लेकिन उसका बिजनेस इतना अच्छा चला कि 1 साल के अंदर ही उसने सारा कर्ज लौटा दिया। अब कपिल का इरादा था कि उस जैसी और दुकानें खोले। कपड़ा बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से उसके ग्राहकों की काफ़ी डिमांड बढ़ रही थी। हर समय उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती। उसका बिजनेस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वह अपने इस बिजनेस के फलने फूलने का कारण अपनी बेटी को समझता था। जब से सारा इस दुनिया में आई, कपिल को एक के बाद एक काम में सफलता मिलती चली गई थी। लेकिन कपिल की माँ की सोच इससे अलग थी। वह अब भी कपिल से यही कहती कि यह सब कुछ तुम्हारी मेहनत की बदौलत है, तुम्हारे सही फैसलों के कारण है, तुम्हें बिजनेस में लाभ हुआ। सारा के बाद कपिल लगातार 2 बेटियों का बाप बन चुका था, तो उसकी माँ के तेवर भी बदलने लगे। जब कपिल की तीसरी बेटी दुनिया में आई तो उसकी पत्नी ने कपिल के आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी कि मैं आपको बेटा ना दे सकी। इस पर कपिल नाराज़ हुआ, कहने लगा, ऐसा क्यों कह रही हो, इसमें भला तुम्हारी क्या गलती है। और वह अपनी पत्नी को तसल्ली देने लगा। लेकिन वह बेचारी अपनी सास की वजह से परेशान थी, क्योंकि कपिल की माँ उस पर व्यंग करती थी। उससे यही कहती रहती थी कि इस घर का वारिस कब आएगा।
मेरे बेटे का कारोबार इतना फैल चुका है, इतने बड़े बिजनेस को क्या कोई नौकर संभालेंगे? रमा बेचारी अपनी सास को कोई जवाब ना देती, चुप रहती। उसकी बेटी सारा सबसे अलग थी। वह अपने माता-पिता से बहुत प्यार करने वाली थी और बहुत ही नाजुक दिल की थी। कपिल को अभी तक याद है, एक दिन उसको कपिल स्कूल से लेने गया तो गाड़ी में जब वह वापस आ रहे थे, अचानक सारा की नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसके फटे पुराने कपड़े थे, उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सारा ने कपिल से कहा कि पापा, उस औरत को देखो, वह बेचारी कितनी गरीब है, कितने दर्द में है, तपती धूप में नंगे पैर भीख मांग रही है। सारा ने अपने पिता से पैसे लिए और जाकर उस औरत को दिए और उससे कहा कि अपने लिए जूते खरीद लेना। इतनी छोटी सी उम्र में वह इतनी समझदार और दयालु थी। यह देखकर उसका पिता कपिल बहुत हैरान हुआ। यह ख्याल कभी हमारे दिल में तो नहीं आया, लेकिन सिर्फ 10 साल की उम्र में सारा को इस बात का एहसास होना बहुत बड़ी बात थी। 3 बेटियों के जन्म पर एक दिन कपिल की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे यही कहा, क्या तुमने अपने बारे में कभी सोचा है? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी जायदाद के मालिक बन चुके हो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन सँभालेगा तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार? बेटियां तो पराए घर की हैं। मैं माँ होकर तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। कपिल ने अपनी माँ से यही कहा कि माँ, फ़िलहाल ऐसा मैं नहीं सोच सकता और मैं अपनी पत्नी और बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन उसकी माँ लगातार उसे दूसरी शादी करने के लिए ज़ोर दे रही थी। दूसरी शादी के बारे में कपिल सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में नताशा आई। उसकी मैनेजर ने ही एक दिन उसे नताशा से मिलवाया था। नताशा कपिल के साथ उसके बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाहती थी। उसकी बहुत बड़ी बुटीक थी, जहाँ पर सभी औरतें बड़ी महारत से कपड़े डिज़ाइन करती थी। नताशा ने कपिल के साथ डील की कि माल आपका और सिलाई मेरी बुटीक की औरतें करेंगी। आपकी कई ऐसे गोदाम हैं जहाँ कपड़ा ऐसे ही पड़ा है, जिसको अगर मार्केट में लाया जाए तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कपिल को उसका आइडिया पसंद आया। वही कपड़ा जो कपिल के गोदाम में पड़ा सड़ रहा था, जब बुटीक में जाकर उसे डिज़ाइन किया गया और वह लोगों की नज़रों के सामने आया, तो इसका नतीजा ये हुआ कि नताशा और कपिल को उनकी सोच से भी ज़्यादा लाभ हुआ। अब कपिल अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और नताशा उसकी पार्टनर थी। कपिल का माल अब विदेशों में भी पसंद किया जाने लगा। नताशा के साथ ज़्यादा समय गुजारने के कारण से कपिल अपनी पत्नी और बेटियों से दूर होने लगा था। जिस बेटी को वह देखकर जीता था, जो उसके बगैर न खाती थी न सोती थी, देर रात तक अपने पिता के इंतज़ार में जागती थी कि जब उसके पापा वापस आएंगे, उसे जान छिड़कने वाली बेटी को भी कपिल ने सख्ती से मना किया कि मेरा इंतज़ार मत किया करो, जल्दी सो जाया करो। पहले तो स्कूल में जाकर टीचर से मीटिंग भी करता था और बेटियों की पढ़ाई के बारे में डिस्कस भी करता था, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया था, कपिल उनके स्कूल भी नहीं जाता था। टीचर की तरफ से उसे फ़ोन भी आया था सारा के बारे में। वह कह रही थी कि सारा डिप्रेशन में है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही। लेकिन कपिल तो अब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। कपिल तो अब बस नताशा के चक्कर में था। ऊपर से कपिल की माँ ने भी उसे दूसरी शादी के लिए तैयार कर लिया था। कपिल ने नताशा के बारे में अपनी माँ से बताया तो वे बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि तुम रमा से जान छुड़ाओ और नताशा से शादी कर लो। ये रोमा तुम्हें कभी वारिस नहीं दे सकती। बस फिर क्या था, कपिल ने नताशा को शादी की ऑफ़र की तो उसने भी यही शर्त रखी कि पहले अपनी पत्नी को तलाक दो, बेटियां भले ही अपने पास रख लेना, लेकिन उस औरत के होते हुए तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। कपिल को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन कहते हैं कि इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं। करोड़ों की जायदाद का मालिक बन चुका था, लेकिन पहले से ज़्यादा माल के लालच उसके दिल में घर कर चुकी थी। इसी कारण वह नताशा से शादी करना चाहता था, ताकि बिजनेस में उनकी ये पार्टनरशिप कभी भी ख़त्म ना हो। कपिल की माँ भी उसे यही सलाह देती थी कि इस औरत से जान छुड़ाओ, तुम्हारी बेटियों से तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा। तुम्हारे पास माल है, दौलत है, महंगा वकील करके बेटियां अपने पास ही रख लेना। कुछ दिन बाद नताशा के साथ बिजनेस मीटिंग करने के लिए उसे लंदन जाना था।
उनका कारोबार लंदन में भी फैल चुका था। कपिल ने यही सोच रखा था कि वहां जाकर वकील के द्वारा रमा को तलाक का नोटिस भेज दूंगा। कपिल ने यही किया, लेकिन उसका असर बहुत बुरा हुआ, जिसके बारे में कपिल ने सोचा भी नहीं था। जब रमा को इस बारे में पता चला तो उसे सबसे पहले अपने बेटियों की चिंता हुई, क्योंकि उसकी सास ने कभी उसकी बेटियों को पसंद ही नहीं किया था, जबकि वह तीनों उन्हीं का खून थी। रमा जानती थी कि उसकी बेटियां उससे छीन ली जाएंगी। रमा को कपिल की ताकत का अंदाज़ा था। वह कपिल का सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर की बेटियां उससे छीन ली जाती तो वह तो जीते जी मर जाती, लेकिन उसकी बेटियों की भी ज़िंदगी नर्क बन जाती। अब तो उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। कपिल के अलावा उसका अपना कोई भी सहारा नहीं था। इस बुरे समय में वह खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। वह बेचारी थी बेबस और लाचार। बेटियां भी छोटी थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बस तभी उसने एक कठोर फैसला लिया और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों को जहर दिया। कपिल को इस बात की खबर मिली तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मोहन को जब इस बात का पता चला, उसने कपिल को लंदन में ही फ़ोन किया। उसने भी यही कहा कि ऊपर वाला तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तेरे घर में 4-4 अर्थियाँ रखी हैं और तू वहाँ दूसरी औरत के साथ घूम रहा है। तूने बहुत बड़ा सितम किया। वहाँ जाकर तूने अपनी वफ़ादार सेवा करने वाली आज्ञाकारी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा। वह बेचारी तो तेरी नौकरानी बनने के लिए भी तैयार थी। घर के किसी कोने में पड़ी रहती, लेकिन किसी हाल तूने उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। यह बात सुनकर कपिल कांपने लगा। उसी समय सारा और दोनों बेटियों की सूरत उसकी आंखों के सामने घूम गई। अब कपिल खुद को बहुत बड़ा अपराधी समझने लगा, और सच में वह अपराधी ही था। लेकिन नताशा ने इस मौके पर भी उसका ब्रेन वॉश किया। उसे बार बार यही समझाती रही, अरबपति बनने के लिए इंसान का पत्थर दिल होना ज़रूरी है। भूल जाओ उस पागल औरत को जिसने अपनी बेटियों को ही मार दिया। वह तुम्हारे साथ क्या वफा करती। वह एक डायन थी जिसने अपने बच्चों की जान ले ली। सिर्फ आगे के बारे में सोचो, किस तरह तुम्हें कामयाब होना है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में किस तरह तुम्हें शामिल होना है। नताशा ने उसके दिल में रमा के खिलाफ नफरत भरने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, और कपिल अपनी पहली पत्नी रमा को ही गुनहगार समझने लगा कि जिसने उसकी बेटियों को मार डाला। अब कपिल वापस अपने देश नहीं आना चाहता था। ऑनलाइन मीटिंग्स करके ही वह यहाँ का बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन वापस नहीं आ रहा था। नताशा से पहली औलाद बेटा ही था और उसके बाद एक बेटी भी। धीरे धीरे समय आगे गुजरा और कई साल गुजर गए। जब बेटा जवान हुआ तो वह गलत संगत में पड़ गया और बेटी कई कई दिन घर से बाहर रहती, नाइट क्लब में हिस्सा लेती। और एक बार जब कपिल ने अपनी बेटी को रोका तो उसने उल्टा कपिल को धमकी दी कि आगे से मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं आज़ाद हूँ और आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। बेटी तो उसके हाथों से निकल ही चुकी थी। बेटा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते न जाने कब ऐसे एक गैंग का हिस्सा बन गया जो बहुत ख़तरनाक था। वह लोग स्मगलिंग करते थे। वह कई महीनों से गायब था। कपिल और नताशा अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। कपिल सिर पकड़े बैठा था और अब उसे शुरू से आखिर तक का सारा समय याद आ रहा था कि इंसान जब किसी को धोखा देता है तो फिर उसे वही अपने जीवन में मिलता ज़रूर है। आज कपिल अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस चुका था। कपिल का बेटा कई महीनों से गायब था। उसका कहीं कुछ अता पता नहीं था। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके नाम के इश्तिहार दीवारों पर चिपका दिए थे। उसके नाम के $10 मिलियन रखे गए थे कि जो भी उसको पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इन हालात में अब नताशा यही कहती, यह सब आपके कारण ही हुआ है, और उल्टा कपिल को ही कसूरवार ठहराती थी कि आपने अपने बच्चों को समय ही नहीं दिया, जिसके कारण से वह आपसे दूर होते चले गए और बिगड़ गए। अब नताशा ने भी उसे डाइवोर्स दे दी और उसे झूठे केस में जेल में भिजवा दिया। कई महीनों तक वह लंदन की जेल में सड़ता रहा। उसके बाद जब उसे जेल से छोड़ा गया तो अब उसका मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता था। वह सीधा अपने देश वापस लौट कर आया। वह अपने देश तो आ चुका था, लेकिन यहाँ अब उसका अपना कोई भी नहीं था। उसकी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी और पिता भी, लेकिन कम से कम उसे पुराने घर को देखना था। वह पुराना घर देखना चाहता था जहाँ उसकी यादें थीं।
जहाँ 30 साल पहले उसका परिवार रहता था। उसकी बेटियाँ थीं जिनसे वह बहुत प्यार करता था। फिर अपनी ही गलतियों के कारण और गलत फैसलों और माल दौलत के लालच के कारण सब कुछ खो दिया। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कई लोग थे जिनको राशन दिया जा रहा था। वह राशन लेकर खुशी खुशी वापस जा रहे थे। यह देखकर कपिल हैरान हुआ कि मेरे घर में ऐसा कौन है जो गरीब लोगों के लिए मसीहा बना हुआ है और उनकी मदद कर रहा है। उसने चुपके से घर के अंदर झांक कर देखा तो एक औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर कहीं कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वह अपने हाथों से राशन बांट रही थी। उसके पास 2 आदमी खड़े थे, लेकिन कपिल उस औरत को नहीं पहचान सका कि वह कौन है। फिर वह वहाँ से मुड़ा। उसे अपने दोस्त मोहन की याद आई कि पता नहीं वह भी जिंदा है या नहीं, लेकिन एक वही था जो उसकी बात सुन सकता था और उसकी कुछ सहायता कर सकता था। उसने उसके गांव जाने का फैसला किया। रास्ते में एक लंगर पर उसने चावल खाए और फिर थके थके कदमों से अपनी यात्रा पर निकल गया। वह मोहन के घर पहुंचा तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह एक ही नज़र में, एक ही पल में कपिल को पहचान गया, लेकिन फिर कपिल की तरफ से मुंह मोड़ लिया और कहा, वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। लेकिन कपिल उसके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर रोते हुए कहने लगा कि मुझे माफ़ मत करो, मुझे सज़ा दो, पर मुझसे मुंह मत फेरो। काफ़ी देर तक कपिल उसके पैरों में बैठा रोता रहा तो मोहन ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ समय है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ से चले जाना। कपिल ने मोहन से कहा कि हमारे उस घर में एक औरत है जो कि गरीबों को राशन बांट रही है। ये औरत कौन है? बस मैं ये जानने के लिए आया हूँ। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भूल गए अपनी उस बेटी को जो हर पल अपने पिता को पुकारा करती थी, लेकिन तुम तो पत्थर बन गए थे। सोचो ज़रा अपनी बेटियों की आखिरी सिसकियाँ जब वह दुनिया से अलविदा कह रही होंगी। आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है उनको सोचकर। तुम तो फिर पिता थे, उनकी मौत के बाद भी तुम उनको आखिरी बार देखने तक नहीं आए। धिक्कार है तुम पर। तुम पिता तो क्या, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। चलो मैं तुम्हें बता ही दूँ, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बेटी सारा बचपन से ही इतनी नाजुक दिल की थी जो गरीब बच्चों की मदद किया करती थी। वह तुम्हारी बेटी सारा ही है जो अब गरीबों को राशन बांटती है। यह बात सुनकर कपिल हैरान हुआ। फिर मोहन कहने लगा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटियों को जहर दिया और ख़ुद भी जहर खा लिया था, तुम्हारी पत्नी और दोनों बेटियों का जीवन तभी समाप्त हो गया था। लेकिन सारा की हालत गंभीर थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी ऊपर वाले ने उसको बचा लिया। सारा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलने लगी और फिर वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। उसके अपने कोई शौक़ थे ही नहीं। बेचारी के होते भी कहाँ से। इतनी बड़ी घटना के बाद वह कभी मुस्कुराई तक नहीं थी। उसके बाद उसने एक अपना ग्रुप बनाया जिसमें कुछ लोगों के साथ मिलकर वह गरीब लोगों को राशन पहुंचाने लगी। ऊपर वाले ने उसे यह स्थान दिया कि वह गरीबों के दिल में बसती है। इतना बताकर मोहन अपने घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कपिल बाहर अकेला ही खड़ा रह गया, लेकिन अब उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी, उसकी बेटी सारा। कपिल के पास एक ही रास्ता था कि वह सारा के पास जाए और झोली फैलाकर उसे भीख मांगे। शायद वह उसे माफ़ कर दे। अगले हफ्ते जब इसी तरह राशन बांटा गया तो कपिल उसी लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो कपिल ने सारा के आगे झोली फैलाकर उसके सामने बैठ गया और उससे यही कहा कि मुझे राशन नहीं चाहिए, बस माफ़ी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं तुम्हारा पापी पिता हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला गया था और मुड़कर भी तुम्हारी कभी खबर नहीं ली। सारा ने एक बार कपिल की तरफ देखा, फिर वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने नौकरों से कहा कि मेरे पिता के साथ बुरा व्यवहार ना करना, लेकिन जब ये यहाँ से चले जाएं तो मुझे बताना। मैं इनके अस्तित्व को भी सहन नहीं कर सकती। कपिल समझ चुका था कि अब उसे कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी और अब वह यह लालसा लिए ही इस दुनिया से चला जाएगा कि उसका अपना खून, उसकी बेटी उसे किसी हाल माफ़ करने वाली नहीं थी। अभी कुछ साल पहले की बात है। उसके पास सब कुछ था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह किसी इंसान को इंसान तक नहीं समझता था, लेकिन अब वह खाली हाथ था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना दौलत, ना घर, ना अपने, ना रिश्ते बचे थे।
बचा था तो केवल पछतावा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच एक ऐसी नाव है जो व्यक्ति को ले डूबती है। इस कहानी के अंदर सबसे पहले लालच कपिल की माँ का था, जिन्हें एक वारिस चाहिए था, नहीं तो कपिल अपने जीवन में बहुत खुश था। यह बात उन्हीं उन्हीं ने इसके दिमाग में डाली थी। और दूसरा लालच कपिल ने किया था, दौलत और शोहरत का। उसे जितनी दौलत मिलती गई उसे कम लगी और अंत में उसके हाथ बिल्कुल खाली रह गए। ये कपिल की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो रुपये पैसे का लालच करता है और उसे हासिल करने में वह अपनों की भावनाओं को अपने लालच के कदमों तले रौंद डालता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं ऐसी दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक